मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर महमूद खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मैं हिसाब चुकाने में ज्यादा देर नहीं लगाता, थोड़ी देर बाद ही तुमसे लिमट लूंगा, महमूद ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में कुत्ते की सी फुर्राहट थी। समीना तेज दिलाने वाले अंदाज में मुस्कुरा दी। इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर पहले ऑरेंज और फिर सब्ज बत्ती रोशन हो गई। समीना ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अपर माल और बहुत कुशादा सड़क थी और गालबन लाहौर की सबसे खूबसूरत सड़क भी यही थी। तमाम 5 स्टार होटल इसी सड़क पर वाक़ थे। सड़क पर कई गाड़ियां और भी थी। मोटरसाइकिल कभी समीना की कार के बराबर आ जाती और कभी पीछे रह जाती। समीना इत्मीनान से ड्राइविंग करती रही। बैर वाले मोड़ से पहले उसने रफ्तार कम कर दी और दाईं तरफ मुड़ने के लिए इंडिकेटर ऑन कर दिया। उससे आगे एक और गाड़ी दाईं तरफ नहर के किनारे वाली सड़क पर मुड़ी थी। यही नहर गुलबर्ग की तरफ चली गई थी और गुलबर्ग नहर के नाम से मशहूर थी। उसके दोनों किनारों पर सड़कें थी और उनके पीछे बड़ी बड़ी रिहायशी कोठियां। इस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था। बिजली की रोशनी कम हो रही थी। इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां थी और फिर ऐसा वक्त भी आया कि सिर्फ समीना की गाड़ी अकेली रह गई। मोटरसाइकिल उससे तकरीबन 20 गज पीछे थी और फिर दफादार मोटरसाइकिल जैसे ही कार के बराबर पहुंची, समीना ने गैर महसूस अंदाज में कार को दाईं तरफ लेना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल की रफ्तार खासी तेज थी। वो उसे दाईं तरफ लेता चला गया। कार उसे मुसलसल दबा रही थी। आरव को समीना का मतलब समझने में देर ना लगी। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाकर आगे निकलना चाहा, मगर समीना ने भी कार की रफ्तार बढ़ा दी। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ महबूब चीख कर समीना को गंदी गालियां बक रहा था। मोटरसाइकिल नहर के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। समीना ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कार को पुचोर दाईं तरफ कर लिया। मोटरसाइकिल नहर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। आरफ का चेहरा धुआं हो रहा था और वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को एकदम रोक भी नहीं सकता था। आगे निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर वही हुआ जो समीना चाहती थी। मोटरसाइकिल के पहियों ने जमीन छोड़ दी और वो हवा में उड़ती हुई नहर के एन बस में जा गिरी। आरफ और महमूद भी मोटरसाइकिल के साथ ही नहर में गिरे। समीना कार को सड़क के बस में ले आई। उसने नहर के दूसरे किनारे वाली सड़क पर मुखालिफ सिम से आने वाली 2 कारों को रुकते हुए देखा। उन लोगों ने मोटरसाइकिल को नहर में गिरते हुए देख लिया था। समीना ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद समीना हवेली पहुंच गई। उसने कार गेट के सामने रोककर हारन बजाया तो चंद मिनट बाद गामे ने गेट खोल दिया। समीना कार को अंदर लेती चली गई। क्या रहा, सदीका कहाँ है? समीना ने दरख्त के नीचे कार से उतरते हुए पूछा। ऊपर है, गामे ने मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। समीना ने सर उठाकर ऊपर देखा। उसके साथ ही चौंक गई। सदीका दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। उसके मुंह में कपड़ा ठुमसा हुआ था। इसका मतलब इसने कुछ नहीं बताया, समीना बोली। बड़ा पक्का है समीना बीबी, गामे ने जवाब दिया। अब तक मैं इसे प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा, लेकिन ये मुंह से कुछ नहीं फूटा। इसे लटकाए हुए अभी सिर्फ 3-4 मिनट हुए हैं। देखता हूँ ये कब तक अपनी जबान बंद रखता है। रॉकी बहुत पक्का है और मेरा ख्याल है कुछ बताएगा नहीं, समीना ने कहा और चल नन्नू की खामोशी के बाद दोबारा बोली। इसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। माजे गुज्जर का पता भी खुद ही चला लेंगे। इसका क्या करें? की कर दें? गामे ने मखसूस अंदाज में अपने गले पर हाथ फेरा। नहीं, इसे ऐसे ही लटका रहने दो, खुद ही कीन हो जाएगा, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और ये इत्मीनान कर लो कि इसके मुंह में ठुमसा हुआ कपड़ा निकल न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये शोर मचाकर किसी को मुतवज्जो कर ले। कपड़ा तो मैंने इसके हल के अंदर तक ठुमसा हुआ है और हाथ भी पीछे बंधे हुए हैं। अब यह बोल नहीं सकेगा। इसी तरह खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, दामे ने जवाब दिया। सदीका बोल तो सकता नहीं था, लेकिन उनकी बातें सुन रहा था। वो अपने आप को इस तरह हरकत देने लगा कि उसका जिस्म झूले की तरह झूलने लगा। गामे ने समीना की तरफ देखा। समीना ने नफी में सर हिला दिया। दामे ने आगे जाकर कमरों के दरवाजे बंद कर दिए और एक बार फिर समीना की तरफ देखने लगा। समीना कार में बैठ चुकी थी। वो जितना जानती थी कि सदीका इसी तरह उल्टा लटका रहा तो ज्यादा से ज्यादा आधे पौने घंटे बाद खत्म हो जाएगा। उसने इंजन स्टार्ट करते हुए गामे को इशारा किया। दामा गेट की तरफ चल पड़ा। समीना ने गाड़ी घुमाते हुए एक बार फिर सदीके की तरफ देखा। उसे सदीके पर जरा भी तरस नहीं आया था। उसकी वजह से उसे और रदिया को अपना घर छोड़ना पड़ा था। अपनी तो उसे फिक्र नहीं थी, लेकिन रदिया और मरियम का अफसोस था। वो कितने सुकून से उस घर में रह रही, लेकिन उन्हें रात के उस अंधेरे में चोरों की तरह उस घर से भागना पड़ा था। मरियम ने उस वाकई का सबसे ज्यादा असर लिया था। शारक ने उसे बता रखा था कि वो बिजनेस करता है। उन माँ बेटियों के ज़हन में शारक का तस्वुर न जाने क्या था। वो शायद उसे फरिश्ता समझती थी, लेकिन अब शारक के बारे में जो इनके शापात होंगे, इसका उन्हें कितना सदमा होगा। और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी समीना के ख्याल में इसी सदीके पर आयद होती थी, जो माजिद गुज्जर के साथ उनके घर पर चढ़ दौड़ा था।
और समीना के ख्याल में इसकी यही सजा होनी चाहिए थी कि वो उस वक्त दर्द से उल्टा लटका रहे जब तक रूह उसके जिस्म का साथ नहीं छोड़ देती। गामे ने गेट खोल दिया। समीना गाड़ी बाहर ले आई तो गामे ने गेट बंद करके ताला लगा दिया और कार में बैठ गया। समीना कार को मोड़कर कच्चे रास्ते पर ले आई। जब वो मदनचे ऊपर पहुंची तो 8 बज रहे थे। समीना ने गामे को चौक पर ही उतार दिया था। सुबह सवेरे हवेली चले जाना और उसे ऊपर से उतार कर अंडरग्राउंड कर देना। उसने गामे की तरफ देखते हुए कहा, हो जाएगा समीना बेबी। गामे ने जवाब दिया। और यहाँ धंधा कब शुरू कर रहे हो? समीना ने पूछा। 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, गामे ने कहा। दाग तो अब भी आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धंधा शुरू करने से पहले ऐसे इंतजाम भी कर लिए जाएं कि अपना बचाव भी होता रहे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, शबीना ने कहते हुए तार आगे बढ़ा दी। समीना जब घर पहुंची तो 9:15 बज रहे थे। नौलखा कोठी के गेट के सामने ही मिल गया। परेशानी उसके चेहरे से मुतरश्शिर थी। समीना ने जैसे गाड़ी रोकी वो लपक कर उसके करीब पहुंच गया। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? समीना ने उसकी तरफ देख कर कहा। 12 ना बजे तो और क्या हो? नौलखे ने कहा। तुम दोपहर से गई हुई हो, कहीं से टेलीफोन ही कर देती। सब लोग परेशान हो रहे हैं। शारक बाबू तुम्हें तलाश करने गया है, और वो जो है ना माँ जी और रजिया बहन, वो 2 परेशान है। तुम जरा अंदर चलो, माँ जी तुम्हारी खबर लेती हैं। सॉरी नौलखा भाई, सभी ने वे कार से उतरते हुए कहा। अंग्रेजों की तना सिर्फ एक लफ्ज कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती। नौलखे ने उसे घूरा। तुम्हें तफसील से बताना पड़ेगा कि कहाँ लाइव थी। पता है क्या हुआ? समीना ने मुस्कुराते हुए बताया। बेमजंग से गामे को साथ लेकर सदीके की तलाश बह गई थी। उसे बागबानपुरा से उठाकर हवेली पहुंचाया। वापस आ रही थी कि समनाबाद मोड़ के करीब डैडी से मुलाकात हो गई। बाम के बारे में बात करते हुए समीना की ऊँटों की मुस्कुराहट गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से डैडी को टाला। फिर माल रोड के एक रेस्टोरेंट में बैठी थी कि 2 गुंडों ने माले गनीमत समझकर मुझ पर कब्जा करना चाहा। उन्हें गुलबर्ग नहर में नहाने के लिए छोड़कर दोबारा हवेली गई। वहां से गांव को लेकर मदन छोड़ा और अब यहाँ आई हूँ। समीके ने कुछ बताया नहीं? नौलखे ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन माजे गुज्जर का पता अब मैं खून मालूम करूंगी, समीना ने जवाब दिया। वो मरीज कुछ कहना ही चाहती थी कि रविया भी गेट से बाहर आ गई। उसने भी गेट पर खड़े खड़े शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। अच्छा चलो अंदर चलकर बात करते हैं। माँ जी कहाँ है? समीना ने कहा। ऊपर टेरेस पर बैठी हैं। रविया ने ऊपर देखते हुए जवाब दिया। समीना और रविया अंदर आ गई और रुके बगैर सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर वाली मंजिल के टेरेस पर आ गई। टेरेस बड़ा खूबसूरत था। 3 एतराव में छत के किनारे पर तकरीबन 4 फुट ऊंची ग्रिल लगी हुई थी, जिसके साथ साथ पौधों के गमले भी रखे हुए थे। टेरेस पर आने वाले दरवाजे के ऊपर ट्यूबलाइट रोशन थी। 5-6 गार्डन चेयर पड़ी हुई थी। एक कुर्सी पर मरियम बैठी हुई थी। उसके चेहरे के तासरात से लगता था जैसे वो समीना से नाराज है। और जब उसने सामान खोली तो समीना के इस ख्याल की तस्दीक हो गई। समीना कुर्सी के सामने जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और उसने अपना सर मरियम की गोद में रख लिया। मरियम ने उसके सर पर हाथ रख दिया। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग मेरे लिए इतना परेशान होंगे, समीना ने सर उठाते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको परेशानी उठाना पड़ी। कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम सो ही सकती हो कि तुम्हारी इस तरह गायब रहने से मैं चैन से कैसे बैठ सकती हूँ? वाकई मेरी गलती थी, समीना ने जवाब दिया। मुझे कहीं से टेलीफोन कर देना चाहिए था ताकि आप लोग परेशान तो ना होते। शारिब तुम्हें तलाश करने के लिए पता नहीं कहाँ गया है, मरियम ने कहा। उसे मलंग से पता चल जाएगा कि मैं घर पहुंच गई हूँ और वो भी जल्द वापस आ जाएगा, समीना ने कहा। और फिर उठकर रजिया की तरफ देखते हुए बोली, ये शादा क्या कर रही है? खाना तैयार हुआ या नहीं? बड़े जोर की भूख लग रही है। बुरा ख्याल है वो किचन में ही है, रजिया ने कहा। भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो चल कर देखते हैं कि वो क्या कर रही है। माँ जी अब यहीं बैठेगी या नीचे चलेंगी? रजिया ने पूछा। मैं भी यहीं बैठूंगी बेटा, ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है, मरियम ने जवाब दिया। वो दोनों किचन में चली गई। शादा वहीं मौजूद थी। कितनी देर है भाई खाने में? समीना ने पूछा। बस जी रोटियां पक जाएं तो मैं खाना निकालती हूँ, शादा ने कहा। वो दोनों किचन से निकलकर हाल कमरे में आ गई। नौलखा भी गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद हाल में आ गया, लेकिन उन दोनों को देखकर वो कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला गया। मैं कल रात से आपसे एक बात पूछना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिला, रजिया ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। हाँ पूछो, क्या बात है? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वैसे वो रजिया के लहजे से समझ गई थी कि वो क्या पूछना चाहती है। ये नौलखा कौन है? रजिया ने पूछा। शारक का दोस्त। दोस्त है? रजिया के लहजे में हैरत थी। शारक भाई का दोस्त नौलखा? जब तुम शारक के दूसरे दोस्तों से मिलोगी तो तुम्हें मजीद हैरत होगी, समीना ने कहा। वैसे एक बात तुम्हें बता दूं, शारक की जितने भी दोस्त हैं सब के सब नहायत मुखलिस और बेहद वफादार हैं। ये लोग शारक के लिए जान देने को भी हर वक्त तैयार रहते हैं। वैसे इन सब में एक ऐसा रिश्ता भी आया जिसमें ये लोग आपस में बड़ी मजबूती से बंधे हुए हैं। वो कैसा रिश्ता? रजिया ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा।
तुम अभी इस बात को नहीं समझ सकोगी। बस इशारे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? समीना ने कह तुम उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बहन के अपने भाई के बारे में क्या ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन आपने ये बात क्यों पूछी? रदिया ने कहा। कुछ नहीं। समीना के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। एक और बात पूछना चाहती हूँ, रदिया ने कहा और चलनमो की खामोशी के बाद बोली। आपका शारक भैया से क्या नाता है? मेरा मतलब है मैं समझ गई। समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त, लेकिन इससे आगे कुछ मत पूछना। चलिए, दोस्ती के बारे में तो कुछ नहीं पूछती, लेकिन यह तो बताइए कि आपका घर कहाँ है? मेरा मतलब है आपके वालदैन। मेरे वालदैन लाहौर ही में हैं। समीना ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन कुछ अरसा से नाराजगी चल रही है, इसलिए आजकल मैं तुम्हारे भैया के साथ ही रह रही हूँ। तब तक रदिया के मुंह से बेइख्तियार निकला। जब तक हालात इजाजत देंगे, समीना ने जवाब दिया। उनकी गुफ्तगू का यह सिलसिला भी जारी था कि शारक भी पहुंच गया। उसने बिला इतला गायब रहने पर ज्यादा बरहमी का इजहार नहीं किया। वो सोफे पर ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि शादा ने खाना लगने की इतला दे दी। वो लोग उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। ऊपर वाले टेरेस से माँ जी को भी बुला लिया गया। नून कभी अपने कमरे से निकलकर आ गया। खाने के बाद वो सब लोग हाल में बैठकर बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरों में चले गए। ऊपर वाला कमरा रजिया और मरियम को देने के बाद शारिक ने विजय नौनते के साथ वाले कमरे पर कब्जा जमा लिया था। उस वक्त समीना भी ऊपर ही गई थी। मरियम तो अपने कमरे में चली गई और रजिया समीना के कमरे में बैठी उससे बातें करती रही। तुम यहीं सो जाओ, मुझे एक अहम कारोबारी मामले में शारिक से एक जरूरी बात करनी है, आती हूँ थोड़ी देर में। समीना कहती उठकर कमरे से बाहर चली गई। समीना जब शारिक के कमरे में दाखिल हुई तो नूर लखा भी वहां मौजूद था। समीना शारिक के सामने सोफे पर बैठ गई। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। खैरियत, कोई खास मामला? समीना ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाजी अब्दुल्ला से एक और ऑफर मिली है। शारिक बोला। कैसी ऑफर है? अफगानिस्तान से उसका माल लाना है। उसने आज तक जितना भी माल मंगवाया है ये उसकी सबसे बड़ी खेप होगी। शारिक ने बताया। यह माल दरअसल शमाली अफगानिस्तान से लाया जाएगा, जो वादी पांचशेर में वाक़ई एक गैर मरूफ बस्ती के करीब एक तलानुमा पुरानी इमारत में पहुंचा दिया जाएगा। वहां से आगे ये माल हमें पेशावर और फिर कराची पहुंचाना होगा। इसका मतलब है कि करोड़ों का माल होगा। समीना बोली। इससे भी ज्यादा। शारिक मुस्कुराया। पिछले ट्रिप में हाजी अब्दुल्ला ने हमें जो ट्रिप दिया था वो ऐसा था जैसे तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे हाथ में टाबी थमा दी गई हो, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और हमें सारा मामला पहले ही से तय करना होगा। समीना ने कहा। कल समनाबाद वाले मकान में बेरी और हाजी की मुलाकात होगी, उसमें यही मामला तय किया जाएगा। शारिक ने बताया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। समीना ने कहा। जो भी कमीशन तय होगा उसका कुछ हिस्सा उसे एडवांस देना होगा। क्या तुम हाजी अब्दुल्ला को बेवकूफ समझती हो? शारिक ने उसे पूरा। बेवकूफ हाजी अब्दुल्ला नहीं तुम हो, समीना ने जवाब दिया। बहरहाल इज्जत, मुझे नींद आ रही है, कल दिन में किसी वक्त बात होगी। सदीके का क्या करोगी? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दामे ने बताया था कि उसने उसे दरख्त से उल्टा टांग दिया था, वो अब तक वहीं लटका हुआ है। समीना ने कहा। मैं सुबह सवेरे गामे को लेकर हवेली जाऊंगी, उसका इंतजाम करने के बाद वापस आकर ही तुमसे बात करूंगी। समीना ऊपर चली गई। रदिया उसके बेड पर सो रही थी। समीना अभी तक पैंट शर्ट में थी। उसने बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील किया और रदिया के साथ बेड पर लेट गई और कुछ ही देर बाद वो भी नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुल गई। उसने रदिया को झुंझोड़ कर जगा दिया। चलो उठो, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। रदिया ने भी उठने में देर नहीं लगाई। 8:30 बजे के लगभग उन दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। फिर समीना ने कोठी के मुलाजिम खादिम हुसैन को बुला लिया। देखो खादिम, तुम्हारी ड्यूटी आज से रजिया बीबी के साथ है। तुम इसे यूनिवर्सिटी लेकर जाओगे और जब तक इसकी छुट्टी नहीं होती वहीं रोक कर इंतजार करोगे। और एक बात जहन में रखना, रविया की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बेगम साहिबा, खादिम ने कहा। खादिम की लाश पर से गुजरकर ही कोई रजिया बीबी तक पहुंच सकता है। गुड, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरूफ शरार रदिया की इस्तेमाल में रहेगी और इसे तुम ड्राइव करोगे। मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि तुम रदिया की हिफाजत करिए, इसके साथ रहोगे। समझ दिया बेगम साहिबा, आप फिक्र ना करें। खादिम हुसैन ने जवाब दिया। ठीक है, जाओ तुम गाड़ी चेक करो, रजिया आ रही है। समीना ने कहा और खादिम के जाने के बाद वो रजिया की तरफ देखते हुए बोली, जाओ जी, तुम भी अपनी तैयारी करो। मुझे डर लग रहा है समीना बाजी। रजिया बोली। किस बात से डर लग रहा है? समीना ने उसे बुरा। परसों रात जो वाकया पेश आया उसे भूल जाओ। समीना ने उसकी बात काट दी। वो जो कोई भी दे तुम्हें नहीं पहचानते और फिर खादिम को इसलिए तो तुम्हारे साथ भेजा जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो तो ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा आप जाओ, तुम्हें देर हो रही है। रदिया अपने कमरे में चली गई। शादा, अम्मा जी को नाश्ता दिया? समीना ने पूछा। जी बीबी जी, उन्होंने आपसे पहले नाश्ता कर लिया था, शादा ने जवाब दिया। समीना सारी लाती हुई अपने कमरे में आ गई। रदिया बाथरूम में शायद कपड़े बदल रही थी।
समीना बेड पर नींद दराज होगी। 5 मिनट बाद रदिया बेडरूम से निकल आई। उसे अपनी किताबें वगैरह संभाल और समीना को खुदा हाफिज कहती हुई कमरे से निकल गई। रदिया के जाने के 5 मिनट बाद समीना तैयार होकर कमरे से निकली। इस वक्त भी उसने पैंट शर्ट पहन ली थी। जब वो बरामदे में निकल आई तो उसने देखा शारक लान में पौधों की क्यारी के पास बैठा हुआ था। कहाँ जा रही हो? उसने समीना की तरफ देखते हुए पूछा। सदीके का बंदोबस्त करने। वो बेचारा टंगा टंगा थक गया होगा, समीना कहते हुए पोर्च में खड़ी सफेद टोयोटा की तरफ बढ़ गई। कोठी से निकलकर वो सीधी मजन पहुंची। वहां से गामे को साथ लिया और हवेली पहुंच गई। रास्ते में समीना ने एक बड़ा गत्ते का खाली कार्टन में एक बोरी भी खरीद ली थी। दामे ने दल्क से टंगी हुई सदीके की लाश को उतारकर पहले बोरी में बंद किया और फिर बोरी उठाकर गत्ते के कार्टन में रख दी। कार्टन बंद करके उस पर अच्छी तरह रस्सियां लपेट दी गई। वो उन्होंने कार्टन उठाकर बड़ी मुश्किल से कार की डिग्गी में इस तरह फंसा दिया कि वो गिर ना सके। गाड़ी एक चौराहे के करीब पहुंची थी कि ट्रैफिक सिग्नल की सब्ज रोशनी बंद हो गई। समीना के ख्याल था कि वो सुर्ख बत्ती जलने से पहले सिग्नल पार कर लेगी, लेकिन उसी लम्हे बाईं तरफ से एक कार सामने आ गई। समीना ने पूरी कुव्वत से ब्रेक पैडल दबा दिया। ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट फिजा में गूंज उठी। समीना ने अपनी कार को दूसरी तरफ से आने वाली कार के साथ टकराने से तो बचा लिया, लेकिन इसकी डिग्गी में फंसा हुआ वजनी कार्टन जोरदार झटका लगने से नीचे गिर गया। ट्रैफिक जाम होने लगा। मुख्तलिफ गाड़ियों के हॉर्नों की आवाजों से फिजा गूंजने लगी। ट्रैफिक कांस्टेबल दौड़ता हुआ समीना की कार के करीब पहुंच गया। ओए हटाओ गड्डी को, ओए ये डब्बा भी हटाओ। और कांस्टेबल कहते कहते रुक गया। उसकी नजरें सड़क पर पड़े हुए कार्टन के एक कोने पर जम गई जहां से खून के कतरे टपक रहे थे। समीना भी कार से उतर चुकी थी और फिर सूरत-ए-हाल की संगीनी का एहसास होते ही वो काम कर रहेगी। दामा भी कार से उतर आया था। उसने भी कार्टन से खून के कतरे टपकते हुए देख लिए थे। गलती उसकी थी। सदीका 14-15 घंटे दरख्त से उल्टा लटता रहा था। जिस्म का सारा खून उसके सर में जमा हो गया था। दरख्त से लटकाने से पहले गामिर उसकी अच्छी खासी पिटाई भी की थी। नाक से तो उसी वक्त खून बह रहा था जब गामिर उसे उल्टा लटकाया था, और अब उसे दरख्त से उतारते हुए गामे ने कच्ची जमीन पर थोड़ा सा खून भी जमा हुआ देखा था। लेकिन उसे बोई और कार्टन में बंद करते हुए इसने सोचा भी नहीं था कि इस किस्म की सूरत-ए-हाल भी पैदा हो सकती है। गालबन झटके लगने से सदीके की लाश में जमा हुआ खून बह निकला था और ये सूरत-ए-हाल देखकर वो थर्रा कर रह गया। ओए ये क्या ओए? ट्रैफिक कांस्टेबल उसकी तरफ देखते हुए बोला। खून इस डब्बे में क्या है? खोलो इसे। क्या कह रहे हो संतरी बादशाह? गामे ने डब्बे के गिर्द लिपटी हुई रस्सियों पर हाथ डालते हुए कहा। हमारा इतना नुकसान हो गया और तुम कहते हो खून बह रहा है? खून तो हमारे दिल से बह रहा है, इस डब्बे से नहीं। क्या बकते हो? क्या है इस डब्बे में? संतरी ने उसे घूरा। इस मैडम को नहीं जानते तुम? गामे ने समीना की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब वो अपने आप पर मुकम्मल काबू पा चुका था। ये मुल्क की बहुत बड़ी आर्टिस्ट मिस समर है। रेलवे स्टेशन के बड़े देवड़े की दीवारों पर बहुत बड़ी तस्वीरें बनाई हैं। इस डब्बे में रंगों की बोतलें हैं। पता नहीं कितनी बोतलें टूटी होंगी। ये रंग तो यहाँ मिलता भी नहीं, बाहर से मंगवाते हैं हम। इसने बड़ी हिम्मत करके कार्टन उठाया और उसे खुली हुई डिग्गी में फंसाकर इस तरह धक्के मारने लगा कि वो अच्छी तरह फंस जाए। ट्रैफिक जाम हो गया था। गाड़ियों के हॉर्नों की शोर से कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रैफिक कांस्टेबल कंफ्यूज हो गया। उसने समीना की तरफ देखा। एक लम्हे के उसके ज़हन में ख्याल उभरा कि इतनी हसीन लड़की कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। लोगों का शोर भी बढ़ रहा था। चलो हटाओ गड्डी, जल्दी करो, ट्रैफिक कांस्टेबल ने गामे को घूरते हुए कहा। समीना और गामा एक लम्हा जाया किए बगैर गाड़ी में बैठ गए। समीना ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी, लेकिन वो बड़ी महारत और फुर्ती से गाड़ी निकालती ले गई। बिलाकर वो लोग चुराहे से खासा दूर निकल आए थे। ओह माय गॉड, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। आज तो फंस ही गए थे। बच गई समीना बेबी, दामे ने कहा। इस कमबख्त सदीके ने मरने के बाद भी हमें फंसाने की कोशिश की थी, मगर खुदा का शुक्र है कि ये बात मेरे वहन में आ गई और छुटकारा मिल गया, वरना आज तो अटकड़ियां लगने में कोई कसर नहीं रह गई थी। तो वाकई बहुत ज़हीन हो, समीना ने कहा। लेकिन तुम्हारे ज़हन में आर्टिस्ट और रंगों वाला ख्याल कैसे आया? सुबह आपके आने से पहले मैं अखबार देख रहा था, गामे ने कहा। एक पूरे सफ़े पर एक औरत की बनाई हुई तस्वीरें छपी हुई थी। उस औरत की तस्वीर भी थी। बड़ा मुश्किल से नाम था उसका, वो तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मेरे ज़हन में एक तरकीब आ गई। अखबार उस औरत के बारे में जो छोटा सा मजमून छपा था, उसमें उसने बताया था वो अपनी तस्वीरें बनाने के लिए जो रंग इस्तेमाल करती है वो यहाँ नहीं मिलते, वो बाहर से मंगवाती है और बहुत कीमती होते हैं। बस ऐन वक्त पर मुझे उस आर्टिस्ट औरत का ख्याल आ गया था। उसके नाम की बजाय मैंने समर कह दिया। अगर तुमने सुबह अखबार में तस्वीरों वाला वो मजमून ना पढ़ा होता तो, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर गामे ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। या तो कोई और बात दिन में आ जाती या हाथों में हथकड़ियां होती। समीना खामोश रही। चंद लम्हों बाद वो गामे को बताने लगी कि अब उन्हें क्या करना है। तकरीबन आधे घंटे बाद कार गुलबर्ग नहर के किनारे माजिया गुज्जर की कोठी के सामने रुक गई थी। गेट बंद था। समीना ने इंजन स्टार्ट ही रहने दिया और गामे को इशारा करती हुई कार से उतर आई।
उन दोनों ने कार्टन उतारकर गेट के सामने इस तरह रख दिया कि जिस कोने से खून टपक रहा था गेट खोलने वालों की नजरों में ना आ सके। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।